Yes, welcome to SST class, dear students. As you know that 18 chapter of geography we have completed in the previous week. Now we are going to start our next chapter, that is ocean water and its circulation. Dear students, in this lesson we will read about tides, waves and ocean currents. So let's start to read it. Yes, there are three major movements of the ocean water. They are tides, waves and ocean currents. तो यहाँ इन्होंने हमें बताया है कि जो ओशियन वाटर है मतलब जो समुद्र का पानी है उसमें तीन तरह की चेंजेस होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं. व्हाट आर दीज आर द tides, waves and ocean currents. Many factors cause the ocean water to move both vertically and horizontally. तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ओशन वाटर वर्टिकली मूव करता है और हॉरिजेंटली मूव करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है. वर्टिकली बिल्कुल सीधा भी मूव करता है एंड हॉरिजॉन्टली बिल्कुल यानी कि जैसे हम बोलते हैं टेढ़ा लाइन स्लाइड करना, तो उस फॉर्म में भी मूव करता है. सम ऑफ दीज आर रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल and pull of the sun and moon, prevailing winds, amount of salinity and difference in temperature. तो वो फैक्टर जो ओशन के वाटर को मूव करने के लिए मजबूर करते हैं, क्या क्या है वो फैक्टर? फर्स्ट वन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ मूव कर रही है इसीलिए. सेकेंड वन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, जो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सन और मून वाटर को, तो उसकी वजह से वाटर में मूवमेंट्स होती हैं. देन प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज, कभी वेस्टर्न साइड कभी ईस्टर्न साइड, तो इनकी वजह से भी मूवमेंट्स होते हैं. देन अमाउंट ऑफ सैलिनिटी, कि वाटर के अंदर सैलिनिटी कितनी है, मतलब कितना नमकीन पानी है. एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं. नाउ लेट्स मूव द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ द टाइड्स. आप सभी ने शायद सुना भी होगा टाइड्स के बारे में. लेट्स रीड अबाउट इट. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ द सन and the moon causes tides on the surface of the earth. तो सबसे पहले टाइड्स का मेन रीज़न क्या है? जो सन और मून ग्रेविटेशनल पुल कॉज ग्रेविटेशनल पुल बनाते हैं अर्थ के साथ, उसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो अर्थ के सरफेस पर कॉज होती हैं, क्रिएट होती हैं. However, since the moon is relatively closer, its gravitational force is more significant in causing tides. तो dear friends, हमें पता है कि सन और मून में से जो मून है वो ज़्यादा नियर है हमारी अर्थ के, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे मून की वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है टाइड्स को बनाने में. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, लेट्स सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स. टाइड की फॉर्मेशन हो रही है. देखिए जब सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो हाई टाइड्स ग्रो हो रही हैं. ओके, एंड उस वक्त
इस वाले पार्ट में लो टाइड्स होंगी। एंड इसी वे से जो ये पार्ट है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, जब ये पार्ट सन के सामने जाता है तो यहाँ पे हाई टाइड क्रिएट होती है और दूसरी दोनों साइड लो टाइड क्रिएट होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दी है एक स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड ये क्या है। लेट्स रीड। Periodic vertical rise and fall of ocean water resulting in a horizontal flow of the coast. Periodic vertical rise and fall, इसका मतलब क्या है कि एक एग्जैक्ट टाइम के बाद, एक एग्जैक्ट पीरियड के बाद, जैसे मान लीजिए अब आप लोग पीरियड्स लगाते हैं, आपका एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पीरियड है, देन उसका टाइम ओवर होने के बाद जो नेक्स्ट पीरियड है आपका स्टार्ट होगा और एवरी डे उसी टाइम पर ही आपका वो पीरियड होगा। तो इसी वजह से जो पीरियोडिक है, मतलब एक टाइम बाउंड है इसके लिए। पीरियोडिक जो वर्टिकल मतलब ऊपर पानी जाता है और फिर नीचे आता है। टाइड का मतलब आप समझते ही हैं, शायद आपने देखा होगा, ठीक है, कि पानी ऊपर की ओर जाता है और फिर नीचे जाता है। तो वर्टिकली राइज और जो फॉल होता है ओशन वाटर में, इट इज रिजल्टिंग इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑन द कोस्ट। तो इस वर्टिकल राइज और फॉल की वजह से जो ओशन का कोस्ट होता है, मतलब किनारा होता है, उसके ऊपर क्या बनता है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो बनता है। मतलब पानी की लहरें काफ़ी दूर तक आती हैं और फिर पानी पीछे हट जाता है। आपने मोस्ट ऑफ द सीन्स में देखा होगा समुद्र का पानी कितने आगे तक आता है और फिर वो सारा का सारा पीछे हट जाता है और वहाँ से बिल्कुल रेत निकल आती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, पीरियोडिक वर्टिकल राइज एंड फॉल। दिस राइज इज कॉल्ड हाई टाइड वाइल द फॉल इज कॉल्ड लो टाइड। तो जैसे ही ये पानी ऊपर की तरफ, देखिए लेट्स सी, जब ये पानी ऊपर की तरफ ऐसे जाता है तो इसे हम बोलते हैं हाई टाइड। और जब ये पानी ऐसे नीचे को गिरता है, जब नीचे फॉल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लो टाइड। ओके, तो जब फॉल आता है दैट इज लो टाइड और जब पानी ऊपर की तरफ जाता है दैट इज हाई टाइड। टाइड्स आर हाईएस्ट एंड आल्सो लोएस्ट। तो टाइड जो है वो हाईएस्ट भी हो सकती हैं और लोएस्ट भी हो सकती हैं। व्हेन द सन, अर्थ एंड मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये होता कब है, मोस्टली आपने सुना होगा जो ग्रहण लगता है, जिसको हम कई बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो ग्रहण का एक्चुअली एक वो पीरियड होता है ये, जिसमें सन, अर्थ और मून जो होते हैं ना, वो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। समटाइम मूव बीच में, मून बीच में होता है और समटाइम अर्थ बीच में होती है। ओके, क्योंकि सन तो मूव नहीं कर रहा है ना, या तो मून मूव करता है या फिर अर्थ रोटेट करती है, वो मूव करती है। तो कभी तो ऐसा होता है कि सन और मून के बिल्कुल बीच में अर्थ आती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ओके, तो दिस इज़ द एक तरह से एक्लिप्स पीरियड बोलते हैं इसको, और तब जो टाइड्स हैं वो हाईएस्ट और लोएस्ट हो सकती हैं। दिस हैपन ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून फेजेस। और मोस्टली ये कब होता है, जब मून के फेजेस होते हैं। शायद आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। लेट्स सी अगेन, दिस इज न्यू मून, हाफ मून, देन क्वार्टरली एंड देन फुल मून। तो आपको पता लग गया होगा बेटा जी, ये मोस्टली क्रिएट कब होती हैं, जब सॉरी यहाँ पे फुल मून है और उसके बाद फिर से न्यू मून क्रिएट होना शुरू हो गया, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल एंड हो गया। तो जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो उस वक्त क्या होता है, टाइड्स जो होती हैं वो हाई होती हैं। इसी स्पेस पर लेट्स अगेन, इसी पार्ट में देखिए आपके मून की सिचुएशन देखिए क्या है, और इसी की वजह से यहाँ पर हाई टाइड बन रही है व्हेन न्यू मून इज़ देयर एंड फुल मून इज़ देयर। बाकी का जो टाइम पीरियड होता है जब हमारा मून जो है वो
अदर पोजीशन में होता है तो उस वक्त टाइड जो होती हैं वो लो रहती हैं, उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नाउ द नेक्स्ट वन, the combined gravitational pull of both sun and the moon thus produces very high and low tides। तो सन और मून की कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी, खिंचाव की वजह से भी हाई और लो टाइड्स बनती हैं, विच आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, जिन्हें स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, जो दोनों की पुल से बनती हों। अनदर फॉर्म ऑफ टाइड अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर फेज। वो हमने ऊपर अभी पिक में देखा है कि जब फर्स्ट क्वार्टर फेज होता है, मतलब अगर आप किसी चीज़ के 4 पार्ट कर देते हैं तो उसका जो एक 1 पार्ट है उसे हम क्वार्टर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने की जो स्थिति है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मून ऐसे था और यहाँ पर आता आता वो ऐसे हो गया, इस फॉर्म में हो गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने जो तय किया है, इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, क्वार्टरली फेज़। ओके, तो अभी इन्होंने हमें बताया है यस फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर फेजेस। तो अनदर टाइड्स कब अकर होती हैं, जब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर की फेज आती हैं। दीज आर नॉट एज हाई और लो एज द स्प्रिंग टाइड एंड आर नोन एज नीप टाइड। तो अभी भी हमने ऊपर देखा भी था स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, कि नीप टाइड जो होती हैं वो ज़्यादा हाई और लो नहीं होती हैं, लेकिन जो स्प्रिंग टाइड होती हैं वो ज़्यादा हाई और लो होती हैं। During neap tides, the sun, earth and moon form a right angle and thus the gravitational pull of the moon is offset by the gravitational force of the sun। तो कहते हैं कि इस टाइम में जब नीप टाइड्स होती हैं तो जो सन है वो अर्थ और मून वो एक राइट एंगल बनाते हैं। ओके, मतलब एक एंगल बनाते हैं, वो मतलब एक कोण बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो उस एंगल की वजह से जो मून की ग्रेविटेशनल पुल होती है ना, वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफसेट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है या बिल्कुल नाम मात्र रह जाती है। तो जो मून है उस वक्त ज़्यादा अपना नहीं दिखा पाता प्रभाव, दैट्स वाई उस वक्त जो टाइड्स होती हैं वो ना तो ज़्यादा हाई जाती हैं ना ज़्यादा लो जाती हैं, नीप टाइड रहती हैं। ओके, एवरेज पे रहती हैं। नाउ नेक्स्ट वन, यूज़फुलनेस ऑफ टाइड्स। अब इनकी यूज़फुलनेस भी होती है, वो क्या होती है देखिए, शिपिंग वेसल्स कैन एंटर शैलो पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स। तो जो शिपिंग होती हैं, यानी कि जो नाव चल रही है, अगर मान लीजिए नाव चल रही है और उसे अपर एरिया में जाना है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसे एक बड़े ही फोर्स की नीड होती है। और अगर वो किसी टाइड के टाइम में उस पानी के बहाव के साथ रहती है तो वो पानी उसको अपने आप ही उठा के उस पहाड़ी के ऊपर से या उस शैलो के ऊपर से या ऊपर एक चट्टान के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाता है। यहाँ पे जो शिपिंग है उसको अपनी पुल दिखाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे वो बड़े आसानी से एक हाई एरिया को पार कर जाती है। हाई टाइड्स ब्रिंग इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश एंड हेल्प फिशरमैन। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब देखिए इस तरह से लहरें उठती हैं, हाई टाइड्स होती है, तो इस तरीके से पानी यहाँ से निकल के यहाँ तक आता है और किनारे पे उसके बाद देखो जब इस फॉर्म में वाटर आता है तो वापस वो ऊपर नहीं चढ़ता है, वापस वो डायरेक्ट पीछे मुड़ जाता है। तो यहाँ पे उस पानी के अंदर जो फिश होती हैं वो सारे इस किनारे पे छोड़ जाता है, जो टाइड्स हैं वो इस फ़िश को यहाँ छोड़ जाती हैं। इससे जो फिशरमैन होते हैं उनको बहुत अच्छा एक रोज़गार मिलता है और वो फ़िश पकड़ सकते हैं। टाइड्स क्लियर सिल्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर्स कीपिंग दैम फ्री फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टाइड्स हैं वो क्या करती हैं, सिल्ट डिपॉजिट को क्लियर करती हैं। कैसे? सिल्ट डिपॉजिट का क्या मतलब है, जब पानी आता है और इधर से नदी जब देखो लेट्स सी कि जब रिवर आती है वो क्या करती है,
वो इस तरीके से एंटर करती है किसके अंदर, सी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो रिवर आई है, जब वो एंटर करती है तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इन हिस्सों में रेत इकट्ठी हो जाती है। जो पानी है वो साइडों से रास्ता बना के चला जाता है और यहाँ पर रेत की ढेर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक ढेर बन गया, सिल्ट इकट्ठा हो गया। फिर जब समुद्र का पानी है उसको, वो एक टाइड आती है इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद वो पानी पीछे हटता है, तो वो पानी इस सिल्ट को बहा के अपने अंदर ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। तो ये जगह फिर से कैसी हो जाती है, ये जगह बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो क्या करता है टाइड्स, सिल्ट डिपॉजिट को क्लियर करता है। ओके, तो उससे जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो जाती है, एक फ्लैट सरफेस मिलता है उनको। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द waves. Oh sorry, fourth part is also there. Electricity can be generated by using tide energy. तो टाइड एनर्जी से और क्या फ़ायदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। जैसे ही हाई प्रेशर में टाइड्स आती हैं, वो नीचे गिरते वक्त पूरी फोर्स में गिरती हैं और यहाँ पे रखे हुए जो जनरेटर होते हैं, फ़ैन होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जनरेटर ऑन होते ही बिजली बननी शुरू हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आर द वेव्स। विंड्स आल्सो cause the water on the earth of the ocean to rise and fall. तो अब देखो हवा भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि वाटर जो होता है सरफेस पर उसको राइज एंड फॉल देती है, मतलब ऊपर जाता है वो नीचे आता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज वेव and they are produced when wind blow over the surface of the ocean and push the water up and down by friction. तो अब देखो जब ये मूवमेंट होती है, अब इसमें जो पानी है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ठीक है, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता क्योंकि ये एक टाइड नहीं है, इसमें पानी कुछ थोड़े ऊपर और थोड़ा नीचे इस फॉर्म में जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेव्स कहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे बताया गया है आपको कि जो मूवमेंट होती है ये कब होती है, जब विंड चलती है वो पानी को पहले ऐसे उड़ा के ले जाती है, फिर पानी अपना नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर विंड चलती है तो पानी ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। तो विंड जो है वाटर को पुश करती है अप एंड डाउन, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। However, it should be noted that the water particles do not themselves travel but bob up and down in circular motion at the same place. कहते हैं कि हालांकि इस टाइम में हम नोट करते हैं कि जो पानी है वो अपने आप को पूरा ऊपर नहीं उड़ाता है, ठीक है, केवल उसके जो ऊपर वाला एक बॉब, जिसको हम बोलते हैं ना बॉब अप, बॉब अप का मतलब जो पानी का ऊपर वाला सरफेस है ना, जो लाइट सरफेस है, वही थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे आता है। इस तरीके से हमें पूरा पानी ऊपर उठता हुआ नज़र नहीं आता, हमें उसके कुछ हिस्से ऊपर जाते हुए फिर नीचे आते हुए इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर से फॉर्म में बहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वेव। समटाइम्स बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑन द सी फ्लोर वेरी हाई एंड पावरफुल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस। लेकिन कई बार क्या होता है, सी फ्लोर के ऊपर जब कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ जाता है या कोई वोल्केनो आ जाता है, ओके, तो एक वोल्केनो जो है वो भी क्या है, एक एयर की एक्टिविटी है, मूवमेंट है, तो उसकी वजह से बहुत ही हाई और पावरफुल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दीज कैन बी द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स एंड आर नोन एज सुनामी। तो ये किसकी वजह से बनती हैं ऐसी लहरें, ये बनती हैं मोस्टली वोल्केनो इरप्शन होता है जब भी कोई वोल्कानो आता है या फिर कोई अर्थक्वेक आता है, तो उस वक्त ये लहरें उठती हैं जो बहुत तेज़ होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, एंड देन दे आर कॉल्ड सुनामी, तब इन्हें सुनामी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ मूविंग वाटर which flow on the surface of a fixed path.
ओशन करंट्स क्या हैं? जो बिल्कुल हाई हैं, लेट्स सी, जो बिल्कुल हाई हैं वो टाइड्स हैं, जो उससे थोड़ा कम है द वेव्स हैं, जो बिल्कुल ही इस फॉर्म में बहता है पानी वो क्या है? ओशन की करंट्स हैं। ओके, जो एक फिक्स्ड पाथ में एक डायरेक्शन में, ठीक है, पूरे पानी को एक ही फॉर्म में हिलाते हुए जाती हैं, वो क्या है? ओशन करंट्स हैं। दीज आर वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ये वार्म भी होती हैं और कोल्ड भी होती हैं। वार्म करंट्स आर दोज विच मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन towards the polar region, while cold currents are those which flow from the polar region towards equatorial region. अब देखिए ये समझने वाली बात है, हमारी अर्थ के ऊपर, यस, लेट्स सी, अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये देखिए, ये है सन अपनी रेज छोड़ रहा है इस तरीके से। सन की जो रेज हैं वो इक्वेटोरियल पार्ट में बिल्कुल डायरेक्ट जा रही हैं। ओके, तो यहाँ से जो हवा चलेगी, यहाँ से जो लहरें बनेंगी समुद्र में, वो कैसी बनेंगी? गर्म बनेंगी। ओके, लेकिन ये एरिया जो इक्वेटोरियल नहीं है बल्कि पोलर रीजन है, ये क्या रहता है? हमेशा ठंडा रहता है। तो इस पोलर रीजन से जब हवाएं आएंगी तो वो कैसी करंट्स बनाएंगी? ओशन करंट्स, ठंडे ओशन करंट्स बनाएंगी। ओके, तो इसीलिए ओशन करंट्स क्या हैं? गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। ओके, तो इक्वेटोरियल के गर्म होते हैं जबकि पोलर रीजन के जो करंट्स हैं वो कोल्ड होते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, प्लानिटरी विंड्स एंड शेप ऑफ लैंड मासेस इन्फ्लुएंस ओशन करंट। ओशन करंट को क्या क्या बातें प्रभावित करती हैं? सबसे पहले अर्थ की रोटेशन हो गई है। ओके, सेकेंडली जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। थर्ड, जो ओशन के अंदर सैलिनिटी है। फोर्थ, प्लानिटरी विंड है। ओके, यानी कि इस प्लेनेट पे जो विंड चलती हैं, हमारी अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो विंड चलती हैं, दीज आर प्लानिटरी विंड्स। एंड जो हमारे लैंड मासेस की शेप्स है वो सारी की सारी ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स। क्या असर होता है इन ओशन करंट्स का? लेट्स सी। रेजिंग, लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। सबसे पहला और अच्छा इसका सूटेबल इन्फ्लुएंस क्या है? राइजिंग होना या लोअरिंग होना टेम्परेचर का। ठीक है, उससे क्या होता है? एक एरिया का जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस होता है। मोस्टली आपने सुना होगा कि जो भी ये रीजन होते हैं समुद्र के आसपास वाले, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है ना। गर्मी के टाइम में ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी करंट्स आती हैं, तो वो उसकी गर्मी को कम कर देती हैं, और ठंड के टाइम में गर्म हवाएं आती हैं तो वो उसकी ठंडक को भी कम कर देती हैं। इसलिए मोस्टली जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ? टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, मॉडरेट करते हैं। सेकेंड वन, द रीजन वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट यूजली आर रिच फिशिंग ग्राउंड्स वेयर देयर आर plenty of plankton means food for fish। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट्स इकट्ठी होती हैं, मीट होती हैं, मोस्टली वो एरिया क्या होता है? सूटेबल एरिया होता है, जहाँ ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो वहाँ पे जो है फ़िश बहुत ज़्यादा ग्रो अप होती हैं। तो बड़ी फ़िश के लिए वहाँ पे छोटी फिशेस एक फूड का सोर्स भी बन गई हैं, प्लस फिशरमैन के लिए एक ऑक्यूपेशन के लिए एक अच्छा साधन भी बन गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ वार्म एंड कोल्ड करंट प्रोड्यूस हैवी condensation leading to intense fog, major problem for shipping। तो डियर स्टूडेंट्स, वार्म एंड कोल्ड करंट का ये नुकसान भी है कि वो क्या करती हैं? हैवी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा पानी का संघन हो जाना, जम जाना, जिसके कारण क्या होता है? इंटेंस फोग,
बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है, पानी के ऊपर धुंध हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग खेतों में देखते हैं पानी लगाया जाता है तो उसकी कितनी एक फोग सी उठती है जो कि मतलब हर चीज़ को धुंधला कर देती है। तो इन करंट्स की वजह से भी ऐसी ही फोग बनती है जिसकी वजह से शिपिंग में प्रॉब्लम आती है। द लास्ट वन इज ओशियन गोइंग शिप्स यूज करंट्स टू देयर एडवांटेजेस एंड सेव कोस्ट ऑन फ्यूल। तो ओशियन जो है उसके ऊपर जो करंट्स बहती हैं उनका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि उसकी वजह से जो ऐसी ऐसी जो लहरें जा रही हैं, इन लहरों की वजह से एक शिप है तो वो उसके ऊपर अपने आप चलती जा रही है, अपने आप आगे बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि उस शिप का फ्यूल सेव हो जाता है। अगर आप शिप को बंद भी रखेंगे ना तो लहरें उसको अपने आप आगे की ओर ले जाएंगी। ओके, तो दैट्स वाई इट सेव्स द fuel. So dear students, this is all about our lesson, and you will have to find out question answer and exercise of this lesson. Is that clear?